हेलो क्लास 12th स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे गॉस लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, सीबीएसई के लिए और कोई भी बोर्ड, सीयूईटी, जेई और नीट, सबके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा पहला जो लेक्चर है गॉस थ्योरम के ऊपर, मतलब गॉस थ्योरम का पार्ट 1 है। और भी वीडियोस आएंगे इसके ऊपर जिसके अंदर हम लोग इसकी एप्लीकेशंस कवर करेंगे। ठीक है, आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ साथ में और अपना काम शुरू कर दो। क्या है सबसे पहले बच्चों, हेडिंग बना लो गॉस लॉ। नोट जरूर करना है हर चीज को, बिना नोट करे सिर्फ देखोगे तो समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद सब गायब हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना जरूर है ताकि आपको लेक्चर के बाद में रिवीजन के लिए आपको दिखे। बार बार ऐसे वीडियो देखोगे उसके अंदर आपको समझ तो आ जाएगा हर चीज, बट आपको रिटेन नहीं होगी वो चीज। जब आप खुद से करोगे, लिखोगे, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, फिर आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी हमारे पास एक सरफेस है और वो सरफेस कैसा है? बंद है, मतलब एनक्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, कोई भी चार्ज जो है, चार्ज वो किसी बंद सरफेस में पड़ा है, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसका जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है? क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो अब इसको बोलते कैसे हैं? जनरल आपने इसका बुक्स में डेफिनेशन वगैरह पढ़ा होगा कि इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू एन एनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। या इसको ऐसे लिखा होता है कि क्यू टाइम्स ऑफ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या चीज? टोटल फ्लक्स थ्रू an enclosed surface is equal to q times of 1 by epsilon naught। क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है किस चीज की? परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 8.854 10⁻⁻12। आपको इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है। ठीक है, नहीं तो आपके एग्जाम में गिवन भी रहती है, बट आपको जैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करोगे तो बार बार पेज पलट के थोड़ी देखोगे। आप प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन, आपको ये याद होती जाएगी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है? इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक है फ्लक्स की वैल्यू ये होती है, दूसरा फ्लक्स की वैल्यू ये होती है। तो गॉस थ्योरम क्या है इसके अंदर? जो गॉस थ्योरम है ना बच्चों, वो है फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉस थ्योरम होती है। क्लियर है? तो फ्लक्स क्या होता है हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। जब हमारा चार्ज जो है कहीं बाहर पड़ा है तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ठीक है, किसी सरफेस पे उसकी जा रही होंगी, तो एट दैट टाइम आपका जो फ्लक्स होगा वो ई डॉट डी एस होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन हो तो फ्लक्स कितना? ई डॉट डी एस। चार्ज गिवन हो तो फ्लक्स कितना? क्यू इज फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक? अगली चीज, अब फ्लक्स की जो वैल्यू है वो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, मान लो हम इसके अंदर ना अलग अलग शेप्स लेते हैं तो उनके अंदर आपसे फ्लक्स पूछा जाएगा। एग्जांपल लेता हूं इसके अंदर। अगर मान लो मैं क्या कहता हूं, एक सिलेंडर लेता हूं। ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि इस सिलेंडर का टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स कितना होगा ये आपसे पूछ लिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो इस सिलेंडर में चार्ज कितना है? क्यू है। तो आपका आंसर कितना आ गया? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो इसी सेम चार्ज को मैं एक क्यूब में रख देता हूं। ठीक है, यहां पे सेंटर पे मैंने रख दिया क्यू। अब आपसे पूछा जाएगा फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो भी आपको क्या लिखना है यहां पे?
जितना इस क्यूब में चार्ज है डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये आपका आंसर आ गया। शेप कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो चार्ज आपके बॉक्स के या आपके सिलेंडर के अंदर होगा वही डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ जाएगा। और देख लो, एक और शेप ले लेता हूं, मान लो स्फीयर ले लिया मैंने। यहां पे स्फीयर के अंदर मैंने थ्री क्यू चार्ज रख लिया मान लो, ठीक है, क्यू से बोर हो गया, आप 3Q चार्ज रख लेते हैं, चेंज करके देखते हैं थोड़ा। अब आपसे पूछेंगे ये क्या है, स्फीयर है। अब पूछेंगे आपसे फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या कहोगे, जितना चार्ज इसके अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। जितना चार्ज आपके बॉक्स या स्फीयर या सिलेंडर कहीं पे भी है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स होता है। इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगली चीज, अब इसमें एक और चीज है, जैसे सवाल ले लेते हैं एक। मैंने बोला आपको एक हमारे पास स्फीयर है, इसका नाम S1 है और ये होलो स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज Q है, ठीक है। मैंने कोई भी चार्ज Q रख दिया यहां पे। फिर मैंने क्या किया, यहां पे एक स्फीयर और ले लिया, ठीक है, एक स्फीयर और ले लिया। और ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इनका सेंटर सेम है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होगा, यहां पे इनका सेंटर सेम है। अब मैंने आपसे पूछा सवाल नंबर 1, फाइंड रेशियो ऑफ फ्लक्स ऑफ S1 एंड S2, ठीक है। आपको फ्लक्स का रेशियो निकालना है स्फीयर S1 और S2 का। ये पहला आपके पास हो गया। सेकंड, इसके अंदर एक इसका पार्ट बना देते हैं। ये कहता है कि अगर मान लो हमारे पास स्फीयर नंबर 1, ये हम भर देते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक से, उसकी वैल्यू 5 है। स्फीयर नंबर 1 है, चार्ज इसके अंदर Q है, मैंने इसको क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, ठीक है। और स्फीयर नंबर 2 तो हमारा सेम ही है, ये S2 है। अब इसके अंदर चार्ज था 2Q, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक जिसकी वैल्यू 5 है उसको हम एक स्फीयर में रख देते हैं। अब आप S1 का फ्लक्स बताओ, किसका फ्लक्स बताओ, फाइंड S1 फ्लक्स। सीधी बात, ये क्वेश्चन है बच्चों दोनों, ठीक है, ये सवाल है। स्टेटमेंट समझ लो, पहले स्फीयर में Q था, दूसरे में 2Q था, रेशियो निकालना है S1 और S2 का। दूसरे सवाल में क्या करा, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और बाकी सारी सिचुएशन सेम थी, आपसे S1 का फ्लक्स पूछ लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 का आंसर देखो, फ्लक्स कैसे निकालते हैं। पहले S1 सरफेस ले लेते हैं, फ्लक्स थ्रू S1 क्या होगा, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, S1 में कितना चार्ज है Q डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हमारे पास ये फ्लक्स किसका आ गया, S1 का। फिर S2 का निकालेंगे, ठीक है, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2। तो 2 नंबर के अंदर कितने हैं, 2 नंबर में 2Q है प्लस S1 भी तो इंक्लूडेड है ना, मतलब इस बड़े स्फीयर में कौन कितने चार्जेस हैं, आपको सिर्फ ये देखना है, ठीक है। तो आंसर है 2Q तो S2 के पास इसमें, और S1 के पास Q है डिवाइड बाय एब्सोल्यूट, कितना हो गया 3Q बाय में एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये आपके पास क्या आ गया, फ्लक्स थ्रू S2 आ गया। क्लियर है। अगली चीज क्या पूछता है, रेशियो बताओ। कुछ भी पूछ सकता है, 2/1 भी पूछ सकता है, 1/2 भी पूछ सकता है। इसने आपसे क्या पूछा है, 1/2 बताओ। S1 बाय S2 इज इक्वल्स टू, S1 में कितना है Q डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, S2 में कितना है 3Q डिवाइड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट से एब्सोल्यूट कट गया, Q से Q कट गया, 1 बचेगा, तो 1/3 आपका रेशियो आ गया। क्लियर हो गया, सवाल समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। आगे देखो पार्ट नंबर 2। फिर ये कहता है कि जो स्फीयर नंबर 1 है उसमें क्या करा, डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया,
ठीक है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, और जिसकी वैल्यू कितनी है 5 है। अब आप उसका फ्लक्स बताओ, मतलब यहां पे मीडियम बदल गया, आपको ऐसे याद रखना है, मीडियम चेंज हो गया। ओके, तो फ्लक्स मीडियम का हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू S1 है ना, तो Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन M आ गया। ये ध्यान रखना है आपको, यहां पे अब नोट नहीं आएगा। 0 का मतलब होता है एयर या वैक्यूम, M का मतलब होता है यहां पे मीडियम। अब यहां पे इसके बाद का स्टेप बच्चे को कंफ्यूज करता है कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब ना पीछे वाले लेक्चर्स, जिन बच्चों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छे से पढ़ा है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, K की वैल्यू एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैंने इसके प्रूफ भी कराया हुआ है पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर, जहां कूलम्स लॉ वगैरह है। तो एप्सिलॉन M की वैल्यू जो होती है K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होती है। आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू S2 से कितनी आ गई, Q बाय में K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे EM की जगह KE नॉट पुट कर दिया, K की वैल्यू कितनी है 5, तो फ्लक्स S1 है, सॉरी S2 नहीं है, S1 है, ठीक है, S1। तो फ्लक्स थ्रू S1 कितना है, Q बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया? बहुत आसान है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल देखो, और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब अगला सवाल क्या होता है इसके अंदर, अगले सवाल में हमको ये कहता है हमारे पास एक वायर है, ठीक है, थोड़ा बढ़िया सवाल है ये। एक वायर है और इनफाइनाइट लॉन्ग है ये, ठीक है। वायर कैसी है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। इस वायर से d डिस्टेंस दूरी पे, ये d डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस d है, ये d है, और जो रेडियस है इसका वो है r। ये स्फीयर है और ये वायर है लैम्डा, इसकी हमारे को डेंसिटी दी हुई है, इनफाइनाइट लेंथ है, लेंथ है, ठीक है। हमसे क्या पूछता है, इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा इंफिनिटी लेंथ का। अब देखो, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट याद हो, इंफिनिटी लेंथ है वायर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला होता है। मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा, एक बार इसको आप याद रखो, ठीक है। यूज नहीं है, बस आपको ये समझाना है कि इसका फील्ड होता है। दूसरी बात, अब इसके फील्ड का मतलब है इसके हर जगह से क्या हो रहा है, फील्ड निकल रहा है, ऐसे फील्ड निकल रहा है। अब ये फील्ड इस स्फीयर से पास होगा। आपसे ये क्या पूछता है, फाइंड फ्लक्स। पहला केस, फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, थ्रू द स्फीयर। पहला केस, व्हेन r इज ग्रेटर देन d, जब ये r की वैल्यू जो है इस d से बड़ी है, मतलब स्फीयर बड़ा मालूम पड़ता है और ये जो लेंथ है ये इससे छोटी है, मतलब ये लेंथ, सॉरी d लेंथ इससे क्या है, छोटी है। दूसरा, स्फीयर के रेडियस से, व्हेन r इज लेस देन d, जब ये बहुत छोटा है और ये क्या है, दूर है। समझ में आ गया? ये दो सिचुएशंस हैं, इनमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। कैसे पता करना है, सिंपल है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, आप फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, इसमें से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो फील्ड लाइंस स्फीयर से पास हो रही हैं, तो दो स्टेट बनाते हैं। सबसे पहले आप ये वाला कर लेते हैं, जब r जो है वो छोटा है, ठीक है, उसमें ना सेम केस बनेगा कि मेरे पास ये एक स्फीयर है और ये मेरे पास एक वायर है। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला डिस्टेंस जो है, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, ये d है
और इसका खुद का रेडियस r है। ये सिचुएशन कौन सी है? जब रेडियस ऑफ द स्फीयर स्मॉल है और डिस्टेंस क्या है सेंटर से d, वो क्या है बड़ा है। किससे? रेडियस से। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। मान लो रेडियस इसका क्या है 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस कितना है मान लो 20 सेंटीमीटर। ऐसे नंबर की फॉर्म में याद रखो। अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, ये वायर इससे दूर है, इसमें जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी लाइंस बाहर जा रही हैं। मतलब एंटरिंग फ्लक्स जो है वो लीविंग फ्लक्स के इक्वल है। और दूसरा क्या है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो जब चार्ज की वैल्यू 0 है तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सीधा आंसर कि जितना यहां पे फील्ड एंटर कर रहा है उतना यहां से बाहर जा रहा है। अब इसके लिए मैंने आपको फ्लक्स का एक सवाल कराया था। जैसे ये सिलेंडर है मान लो, ठीक है, इस सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है इस तरह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। अब इनकमिंग फ्लक्स देखूंगा तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे बनता है, आउटगोइंग का एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना बाहर जाएगा। अब इधर वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? माइनस का 2ERH, ये मैंने करवाया हुआ है। और इधर वाला कितना होगा? प्लस का 2ERH होगा। अगर हाइट ऑफ द सिलेंडर h है और रेडियस इसका कितना है? r है, तो आपका फ्लक्स इतना होगा। तो दोनों को कैंसिल कर दो तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। समझ में आ गया? नेट फ्लक्स 0। सेम सिचुएशन यहां पे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है उतना बाहर जा रहा है। क्लियर है? केस नंबर फर्स्ट ये हमारा हो गया। अब केस नंबर फर्स्ट करेंगे, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। इसमें क्या कहता है केस नंबर फर्स्ट के अंदर, इसमें हमारे पास जो R है वो बड़ा है D से। इसका मतलब पता है क्या है? जैसे हमारे पास जो स्फीयर है उसका रेडियस बड़ा हो जाता है और D डिस्टेंस छोटा हो जाता है। मतलब जो वायर है वो क्या है? वो इसके अंदर आ जाती है। वो वायर जो है इसके अंदर आ जाती है। समझ में आ गया? अब सोच के देखो ना, कोई चीज दूर है, अगर उसका डिस्टेंस कम करूंगा, कम करता जाऊंगा तो वो क्या होगी? डिपेंड करता है सवाल में क्या बोला गया है। वो कहता है कि रेडियस से छोटी है, अगर रेडियस की जितनी होती तो टेंजेंट हो जाती, रेडियस से कम है तो अंदर आ गई, तो सीकेंट जैसी बन गई। क्लियर है ना? अच्छा, अब इसका हमारे को गिवन डेटा है लैम्डा और यहां से D डिस्टेंस सेंटर तक का इसने गिवन दिया है हमें पहले से ही। ये रेडियस मुझे पता है R है, ये रेडियस मुझे पता है R है। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट दे दिया करने के लिए। तो ये आपके पास सेंटर O है। तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया कि किस तरह से आप इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लक्स निकालना है बच्चों। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? Q enclosed डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बात यह है कि वायर के अंदर आने से चार्ज अंदर आ गया, क्योंकि वायर क्या है? चार्ज्ड है। वायर दूर थी तो चार्ज दूर था, वायर पास आ गई तो चार्ज पास आ गया। तो वायर कितनी वायर अंदर आई उसके हिसाब से जो चार्ज आएगा वो मैं यहां लिख लूंगा, उतना ही तो चार्ज अंदर है ना। तो ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ मैं मान लेता हूं, लेट अस कंसीडर दैट लेंथ इज L। क्लियर है? लेट अस कंसीडर दैट लेंथ इज L। लेट L पोर्शन जो है वो इनसाइड है। L पोर्शन इज इनसाइड, पूरा इंग्लिश में लिख देते हैं। अब अगली चीज क्या है? जो L पोर्शन अंदर आया है उसके ऊपर ये D क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि वायर से हमें जो D दिया गया है वो बाइसेक्टर है। क्योंकि वायर जो होती है उसके कारण हम जो फील्ड पता करते हैं वो उसके 90 डिग्री एंगल के जो डिस्टेंस होता है उस पर पता करते हैं। जो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r मैंने बताया था वो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे था। क्लियर है? अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाली वैल्यू L/2 हो जाएगी, ये भी L/2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान है, ज्योमेट्री देखना, मजेदार सवाल है। अब आपको करना क्या है? आपको ये निकालना है जो फ्लक्स है, जो इनसाइड चार्ज है ना उसकी वजह से जो
हमारे पास फ्लक्स बनता है वो फाइंड आउट करना है, अंदर चार्ज कितना है। अब गिवन क्या है, गिवन है लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा क्या होता है बच्चों, Q डिवाइड बाय L होता है। हर एक पे हर पर यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या है, सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म है। तो Q इनसाइड कितना हो जाएगा, इक्वल टू लैम्डा इंटू L हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे L पता लग जाए, L अगर पता लग जाए, L तो मैंने माना है ना, क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखो पिछले पेज पे, स्टेटमेंट में लैम्डा डी और आर गिवन है, तो आपका जो आंसर है उसमें लैम्डा डी और आर होने चाहिए, एल वहां से आपको गायब करना होगा। ठीक है, मान जो मर्जी लो आप, आपका जो दिल करता है, बट उस सवाल में बिना गिवन डेटा के आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें एल निकालना है। अब देखो बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, आर का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास L/2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में डी का स्क्वायर हो गया। मुझे L पता करना है यहां पे। ठीक है, तो R का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर L²/4 हो गया, लिख सकता हूं ऐसे। अब 4 को ऊपर ले जाओ, L चाहिए मुझे, तो 4R का स्क्वायर डी का स्क्वायर। अब क्या करना है, अपन ने L निकालना है। तो L का मतलब ये सारी टर्म रूट में चली गई, ये रूट में चली गई, तो 2√R का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ये L आ गया आपके पास। इस L की वैल्यू को आप इस L में रख दोगे तो Q इन आ गया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं Q इंटू L कितना है, Q इंटू सॉरी Q नहीं, ये हमारे पास रिप्लेस करना पड़ेगा ना, पहले मुझे Q इन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लैम्डा इंटू L, L कितना हो गया, 2R का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारा जो आंसर आया वो बिना L के आया, आप चेक कर सकते हो। जो जो डेटा गिवन था वही वही आया है, जो आप कंसीडर करते हो उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना आप, समझ में आ गया, क्लियर है। अगला सवाल, अब अगला सवाल इसके अंदर आता है कि हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के एक वर्टेक्स कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू रख दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस क्यूब का फ्लक्स बताना है। फाइंड फ्लक्स ऑफ दिस क्यूब व्हेन वी प्लेस अ चार्ज ऑन द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया। जब मैंने अंदर रखा था तब आंसर कितना आया था, तब आया था Q/ε0, मतलब चार्ज बंद होना चाहिए। अब ये चार्ज जो है इसको बंद करना है आपको। ठीक है, मैं आपको सिंपल तरीका सिखाता हूं इसका। आपको क्या करना है, इस चार्ज को बंद करना है, कैसे भी करके इसको कवर अप करना है। अब कवर अप करने के लिए आप क्या करो, मैं एक बार किताब उठा लूं, उस किताब से आपको मैं समझाऊंगा कि करते कैसे हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये किताब है। ठीक है, ये क्यूब मान लो आप, मैंने यहां पे इस पॉइंट पे मैंने क्या करा है, एक चार्ज रखा है। ठीक है, क्यूब का ये कुछ हाइट है, सेम मान लो। अब इसकी शेप को मत देखो, आप ये सोचो कि ये क्यूब है, मैंने यहां रख दिया। ठीक है, यहां पे अब मुझे ना इसको कवर अप करना है। कवर समझते हो, आपको इसको बंद करना है। जैसे यहां पे अगर सेंटर पे अगर चार्ज आ जाए, सेंटर पे आ जाए, तो इसका डिस्टेंस हर जगह से सेम होता है। तो आंसर कितना आता है, Q/ε0। सिमिलरली आपको इस क्यूब को बंद करना है, ढकना है। इसको ढकने के लिए मैं क्या करता हूं, एक किताब और लेता हूं। एक किताब यहां रख दी मैंने, 2 अभी भी देखो बीच में नहीं आया है, बीच में नहीं आया देखो। ठीक है, यहां से ऐसे, तो मैं इसको बना के दिखा देता हूं। एक मेरे को यहां रखना पड़ेगा, एक यहां रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो एक बेस बन गया ना। ठीक है,
इसको ना इमेजिन करने में ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, बनाने में नहीं सेटिंग बनेगी इतनी, 3D में ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, 2, देखो ना ये 2 हो गए, फिर एक यहाँ रखूँगा, एक किताब यहाँ, एक किताब यहाँ, तो मतलब मेरे को ना नीचे ज़मीन बनाने के लिए, एक फर्श बनाने के लिए मेरे को 4 क्यूब चाहिए ऐसे। जो मैंने यहाँ रखा था ना वो ये है, टॉप से देखो, टॉप से ऊपर से देखो, ये हमारा क्यू था, ये क्यू, ये देखो ये वाला यहाँ आ गया बीच में। अब ये आपको दिख रहा है, ये दिखना नहीं चाहिए आपको, ढक दो। अब कितने क्यूब यूज हो गए? 4। अगर मैं 4 क्यूब एक जैसे और इसके ऊपर रख दूं, ये देखो यहां पे थोड़ा बाउंड्री में कलर चेंज कर रहा हूं, यहां पे एक ऐसे रख दिया, ढक दिया इसको, फिर एक ऐसे रख दिया, ढक दिया इसको, फिर एक ऐसे रख दिया, इसको ढक दिया, फिर एक ऐसे रख दिया, इसको ढक दिया। तो 8 क्यूब से ये मेरा सेंटर पे आ जाएगा। सोच के देखो, क्यूब क्यूब, फिर एक क्यूब, फिर यहां क्यूब, 4 क्यूब हो गए। अब इसको सेंटर पे लाना है। अब जमीन से इसकी हाइट कितनी है? अब ये भी सोचना है आपको, जमीन से ये क्यूब है, ये इतना मोटा है ना, इसके ऊपर मैं इतनी ही मोटी अगर ऐसी ऐसी 8 किताबें ले लूं सेम, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रख दो। आप एक काम करो, अगर ऐसे समझ नहीं आया ना तो आप एक काम करो, 8 माचिस उठा लो, ठीक है, माचिस की डबियां, क्लियर है, उसमें से ना एक माचिस के ऊपर ना मार्कर से कुछ लिख दो। अब माचिस की डिबिया तो आइडेंटिकल होंगी ना, उसके ऊपर कुछ लिख दो यहां पे, ठीक है। अब उसको 4 माचिस रखो, जैसे फ्लोर पे टाइलें लगी होती हैं, टाइल्स ऐसे लगी होती है ना फ्लोर पे, इस तरह से ये रख दी। एक मैच बॉक्स आपने ये उठा लिया, इस पे आपने मार्कर से कुछ लिख दिया, फिर यहां पे एक नीचे रखो, एक यहां रखो, एक यहां रखो, 4 माचिस होगी, फिर 4 और उठाओ, वो चारों इनके ऊपर रख दो। आप देखोगे वो मार्कर वाला पॉइंट आपको दिखना बंद हो गया। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्लियर होगी बात? तो ये सिस्टम अगर आप करोगे ना, आपको ना कवर अप करना है, कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं पे भी रखा हो, आपको सिर्फ उसको ढकना है, क्लियर हो गया? बस उसको ढक दो। चार्ज को ढकने के लिए कितने क्यूब आपको चाहिए? यहां पे आंसर है 8 क्यूब चाहिए। मतलब एक तो दिया हुआ, बच्चे कहते सर एक तो दिया हुआ है, 7 और चाहिए, ठीक है, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अगर मैं 8 क्यूब बना दूं, अब यहां देखो आप, ये मेरे पास 8 मान लो, ठीक है, ये ऐसे हो गया 2, ठीक है, ये ऊपर वाला बन गया, ये नीचे वाला बन गया, इस तरह से मेरे पास 8 क्यूब हो गए। थोड़ा बना नहीं बढ़िया से ना, 3D सोचना पड़ेगा आपको, मैं एक से ही काम चला लेता हूं, ठीक है, ये सेंटर पे आ गया। तो मान लो ये 8 क्यूब का एक बड़ा बक्सा बन गया। तो अब मेरा जो चार्ज था वो कहां पे आ गया? सेंटर पे आ गया। अब इसका फ्लक्स कितना है? आंसर है इसका फ्लक्स है Q/ε0। मैंने बताया था Q/ε0 सेंटर पे आ जाए तो। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा गया है? एक क्यूब से कितना है? देखो, आपने 8 क्यूब लिए, 8 क्यूब से कवर हो गया, 8 क्यूब से कवर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 8 क्यूब से आपका फ्लक्स कितना बनता है? Q/ε0। 8 क्यूब से फ्लक्स कितना बना? Q/ε0। एक क्यूब से कितना बनेगा? Q/8ε0। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया? तो इसका फ्लक्स, मतलब इसकी वजह से इसका फ्लक्स कितना आ गया? Q/8ε0। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? ये पहला सवाल था। देखो, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, अगर आप वो माचिस वाला ट्राई करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो आपका नहीं मन करने का, तो मैंने ना एक शॉर्ट डाला हुआ है, ठीक है, उस शॉर्ट में ना मैंने एक माचिस का एक, मैं लिंक दे दूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देखना, या जैसे आप चैनल पे जाओगे ना, एंट्री करते ही वो शॉर्ट आपको सामने दिखेगा। उसमें ना मैंने अलग अलग से ना एक पैटर्न बना करके 4 का में गत्ता सा लेकर के, तो मैंने करके दिखाया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। काइंड ऑफ ऐसा ही है वो भी। अच्छा, अगली चीज, इसी क्वेश्चन में अब और क्या पूछता है? और क्या पूछता है इसी सवाल में? ये कहता है सेकंड पार्ट, अगर मान लो सेम सिचुएशन में यहां से आपसे पूछता है कि जो कॉर्नर जिस वर्टेक्स के साथ जहां पे चार्ज पड़ा है, इसके साथ जो कॉर्नर अटैच होते हैं वहां पे फ्लक्स कितना होगा? मतलब एडजेसेंट कॉर्नर, पहली चीज एडजेसेंट कॉर्नर, ठीक है,
या फेसिस कह लो आप, ये ज्यादा समझ में आएगा। कॉर्नर के साथ आपका फेस बनेगा ना, एडजेसेंट फेसिस, ये करेक्ट है वर्डिंग, ठीक है। दूसरा नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट फेसिस एंड नॉन एडजेसेंट फेसिस। अब एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, देखो फिर वापस किताब पे आ जाओ। देखो यहां पे रखा है ये वाला है। अब यहां से इसके साथ कौन कौन से फेस इस कॉर्नर से अटैच होते हैं आपको दिख रहा है। एक तो ये वाइट वाला हो रहा है, एक ये ग्रीन वाला हो रहा है, एक ये वाला जहां पे किताब का नाम लिखा हुआ है। 3 फेस हो गया ना। देखो इसके साथ 3 बाउंड्री मिलती हैं। देखो अगर आपको किताब से मुश्किल लग रहा है तो अपनी छत को देखो। अगर आप छत को देखोगे, कॉर्नर पे मान लो मच्छर बैठा है, बिल्कुल कॉर्नर पे, यहाँ देखो छत पे, अपनी जिस रूम में आप बैठे हो वहां देखो। अब उस रूम के साथ जहां ऊपर वो दिख रहा है अपने, वहां देखो ना, छत जा रही है, सामने वाली दीवार जा रही है, साथ वाली दीवार जा रही है। 3, एक छत और साथ में 2 दीवारें, 3 चीजें होगी। तो 3 आपके फेस जो हैं इस कोने के साथ लगते हैं। यहां पे भी समझा सकता हूं मैं, ये छत होगी, ये वाली येलो वाली ऊपर ये छत बना दी मैंने, ठीक है। इसके साथ एक ये वाली दीवार होगी और एक ये वाली दीवार होगी। अब यहां पे एरिया वेक्टर कितना है, 90 हो गया, ठीक है। एरिया वेक्टर 90 हो गया ना इसका। और यहां पे जो ये वाली दीवार है इसके साथ ये भी, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर होएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहां से एक एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यूं ऐसे, और यहां ऐसे, और यहां रगड़ता हुआ। समझ में आ गया। तो एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मेरी बात समझ में आ गई। फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसके अंदर देखो क्या है, नॉन एडजेसेंट फेसिस। नॉन एडजेसेंट का क्या होता है, नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो उसके सामने वाले, मतलब जो कनेक्टेड है कॉर्नर के साथ, उसके अलावा 3 आपके कनेक्टेड है, 3 आपके सामने है, अदर। तो नॉन एडजेसेंट फेसिस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। अब कितने फेस बचते हैं, 3 और बचते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो 3 और फेसिस के रिस्पेक्ट में होगा। तो टोटल क्यूब का कितना है, हमने फाइंड आउट किया था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट का 8, ठीक है। मतलब Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जब हम वर्टेक्स पे किसी चार्ज को रखते हैं। अब 3 एडजेसेंट का कितना आया है, 0। नॉन एडजेसेंट का कितना आएगा ये पता लगाना है। तो नॉन एडजेसेंट के लिए हमारे पास 3 फेस हैं, 3 फेसेस आर देयर। क्लियर हो गया। अब फ्लक्स जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके अंदर। क्लियर है। फ्लक्स जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फ्लक्स जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 फेस रह गए और ना नॉन एडजेसेंट। तो फ्लक्स जो है यूनिटरी मेथड से करते हैं। हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, Q बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका है, आपका पूरे का। कितने में से चाहिए, 3 में से चाहिए। यह है कंप्लीट का। 3 में से चाहिए तो 3 का कितना होगा, मतलब पर का कितना होगा, 1/3। तो कितना हो गया, Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो हर एक फेस में से आपका Q बाय 24 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, निकलेगी। समझ में आ गया। ये क्या है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस जो नॉन एडजेसेंट है। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी। ध्यान से देखो इसको। पूरे का कितना है, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जो है वो किसका है, कंप्लीट का है। हमें कितने का चाहिए, 3 का चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, उसका 1/3 कर देंगे। क्लियर हो गया। ये उसका 1/3 हो गया। आसान है, समझ में आ गया। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन है बच्चों आगे, ठीक है। अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग, उसमें हम लोग करेंगे इसकी एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम क्या क्या होती हैं, क्लियर है बच्चों, कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। अब इसमें एक छोटी सी सवाल जाते जाते, एक छोटी सी बात, इसमें कैविटी प्रॉब्लम हो जाती है। कैविटी प्रॉब्लम, कैविटी प्रॉब्लम का मतलब क्या है, यहां पे कोई प्रॉब्लम मतलब यहां पे कैविटी से रिलेटेड सवाल आते हैं, ठीक है। तो कैविटी के सवाल कैसे आते हैं, ये क्या कहता है, हमारे पास एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, किसी भी शेप का ले लेता हूं, और अंदर इसके कैविटी है, ये कैविटी है, ये पूरा कंडक्टर है, स्फीयर है मान लो मेरे पास कोई,
ठीक है, कोई भी कंडक्टर, और उसके अंदर क्या है, मान लो मैंने कोई भी एक लोहे की बॉल ले ली, उस बॉल के अंदर छोटा सा खोखलापन है, कैविटी, ठीक है। तो ये कैविटी जो आपको मिली है, इस कैविटी के ऊपर अगर हम बात करें, कोई चार्ज दे देते हैं Q, ठीक है, इस कैविटी पे कोई चार्ज दे दिया Q, तो इसके पास एक सरफेस है ये वाला S1 इनर सरफेस, एक सरफेस है S2 आउटर सरफेस, दो सरफेस हैं। S1 क्या है, इनर सरफेस, और S2 क्या है, आउटर सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको ध्यान रखना। Q चार्ज मैंने सेंटर पे दिया, ठीक है। अब इसके इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, यहां पे कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब यहां पे कोई चार्ज देते हैं ना, तो चार्जेस ना अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज किस लिए करते हैं, इन्होंने ना यहां पे कैविटी में ना इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड ए कंडक्टर, इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब यहां पे मेरे को क्या करना है, जीरो चार्ज मतलब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, ठीक है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैंने यहां पे प्लस का Q दिया है, तो इसके सरफेस पे ना अंदर की तरफ माइनस का Q, ठीक है, माइनस का Q यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस, क्लियर हो गया, माइनस का Q, माइनस का Q। अब आप इसको ऐड करके देखो, पहला सवाल क्या है, इनर सरफेस, इनर सरफेस क्या होगा, Q तो मैंने पहले दिया और इंड्यूस्ड कितना हुआ, माइनस Q, तो आंसर कितना आ गया, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होगा जब यहां पे चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये अपने आप एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। दूसरी चीज, सरफेस पे, आउटर सरफेस। अब मैंने यहां पे Q दिया है, तो यहां पे माइनस Q आ गया, तो यहां से ना आउटर सरफेस पे अपने आप को बैलेंस करने के लिए प्लस Q अरेंज हो जाएगा। कैसे, मैंने कितना चार्ज दिया यहां पे, Q, अब यहां पे नेट फील्ड कितना हो गया, जीरो, तो ये Q मूव करता करता पॉजिटिव सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहां पे लिख दोगे प्लस का Q। क्लियर हो गया। तो आउटर सरफेस पे कितना आ गया, सेकंड पार्ट, आउटर पे प्लस का Q। क्लियर हो गया, इनर पे जीरो। एक और केस इसमें छोटा सा, सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर क्या है, सेकंड केस के अंदर हम ना कंडक्टर को कोई चार्ज दे देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, और ये कंडक्टर है, इसको मैं थोड़ा बना देता हूं, भरा हुआ है, अंदर इसके कैविटी क्रिएट होगी, ये कैविटी है बच्चों। अगर यहां पे प्लस का Q दे रखा है, यहां पे मैंने बड़ा Q दे दिया, कैपिटल Q, ठीक है, चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, कैपिटल Q। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन S1 एंड S2, इनर S1 आउटर S2, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इनर सरफेस कितना होगा, आंसर क्या होगा, यहां Q है तो यहां पे माइनस माइनस बैलेंस हो जाएगा, माइनस का Q आ जाएगा, अभी सिखाया आपको मैंने, माइनस का Q आ गया। क्यों, प्लस Q और माइनस Q जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी जीरो हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास बचता है कैपिटल Q। कैपिटल Q बाहर है, तो सरफेस पे जो मैंने दिया वो यहां मूव कर गया, तो सरफेस पे कितना हो गया, सरफेस पे Q तो ऑलरेडी था, प्लस में प्लस Q, तो सरफेस पे कितना चार्ज आ गया, Q प्लस Q। समझ में आ गई कहानी कैसे करते हैं इसको, क्लियर है। ओके, अगली चीज, अगली चीज क्या है, इसके अंदर कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एक ये मैंने कैविटी क्रिएट कर दी किसी भी शेप की, मैंने चार्ज रख दिया यहां पे, कितना रखें यहां पे, 2 कूलम, यहां पे 2 कूलम। नंबर से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है और भी, इसीलिए मैं यहां पे नंबर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है।
मैंने चार्ज रखा यहां पे 2 कूलम और मैंने आपसे पूछा कि S1 पे और S2 पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा। सरफेस S1 कितना होगा, सरफेस S2 कितना होगा। S1 पे कितना होगा, -2, बिल्कुल सही, -2, -2। आउटर पे कितना होगा, +2। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। इसको ऐसे सॉल्व करना है। इस तरह के आपसे और भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। वो कहेगा बाहर इसका इतना चार्ज गिवन है तो नेट चार्ज कितना होगा। एक फॉर्मूला और याद रखना आप, एक फॉर्मूला, इनसाइड प्लस कंडक्टर इज इक्वल्स टू आउटसाइड। ये फॉर्मूला याद रखना। कई बार आपको कंडक्टर का चार्ज दे देगा और इनसाइड आपको दे देगा तो आपसे आउटसाइड का पूछ लेगा, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूला के बेस के ऊपर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। तो इसको ध्यान रखना, ये एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। इनसाइड कंडक्टर जो आपको गिवन है उसकी वजह से आउटसाइड पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो पिछले सवाल में मैंने क्या कहा था, ए क्यू चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, ऑलरेडी गिवन टू कंडक्टर, एंड द प्लस क्यू चार्ज इज हेल्ड इनसाइड, फाइंड द इनर एंड आउटर सरफेस। क्लियर हो गया। क्यू चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो क्यू की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर, रिलेटेड एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम और नई न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस जरूर करना, प्रीवियस ईयर्स बहुत करना। जितने प्रीवियस ईयर्स आपको मिलते हैं, जहां से भी मिलते हैं, कोई बुक खरीद लो, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जितने कर सकते हो आप। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।